हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं वो मंथली एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल प्लानिंग पर है। मतलब जो लोग सैलरीड क्लास हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी सेविंग्स और एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए और कैसे एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में एक अच्छा अमाउंट सेव कर सकें और हम फाइनेंशियल सिक्योर हो सकें। अब हमें अपना एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए और बजट कैसे बनाना चाहिए, अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और रिटायरमेंट कैसे प्लान करना चाहिए, इन सभी पर डिटेल में बात करेंगे। आप या हम अपनी मंथली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हैं। तो हाँ, ये पॉसिबल है अगर आपके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर अवेयरनेस है और आप अपने एक्सपेंसेस और बजट को अच्छे से मैनेज कर लें और प्लान करते हैं। तो आप रिटायरमेंट तक की एज तक करोड़पति बन सकते हैं या उससे पहले भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी सेविंग्स कब से स्टार्ट करते हैं और उस सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अब सेविंग के साथ साथ उस पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एफडी, गोल्ड या बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स या बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% तक का ही रिटर्न देते हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हर साल बढ़ती महंगाई से ज़्यादा रिटर्न हमें इन स्कीम से नहीं मिल सकता, जिससे आपके पैसे की वैल्यू जितनी आज है वो अगले साल भी वही रहेगी और उसके अगले साल भी, क्योंकि महंगाई भी उसी रेट से यानी कि 6 से 7% की दर से हर साल बढ़ जाती है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें अपनी सेविंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके और हमारे फ्यूचर को फाइनेंशियली सेफ और सिक्योर कर सके। साथ ही हमें फ्यूचर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्रोवाइड कर सके। अब इसके लिए हर मंथ एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि हमें अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी मंथली एक्सपेंसेस बहुत सोच समझ कर खर्च करनी चाहिए और उनको शो ऑफ करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक कि किसी भी चीज़ की वास्तव में ज़रूरत ना हो, उसको हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या वास्तव में हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या बस शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वाकई में इसकी ज़रूरत है और मेरी लाइफ में इससे कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो उसको फिर ख़रीद लेना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आईफोन लिया और आपको भी लगता है कि यार मुझे भी अब आईफोन लेना चाहिए, लेकिन आपकी पॉकेट ये अलाउ नहीं करती है, तो आपका सारा बजट बिगड़ जाता है। तो उसको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि आपको इससे उधार भी लेना पड़ सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब आपका काम कम बजट वाले मोबाइल से भी हो सकता है, तो इतने महंगे मोबाइल खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अननेसेसरी पैसे बर्बाद करने से अच्छा है उसको एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें, ताकि फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिल सके और आपका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो सके। तो चलिए अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ा समझते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आप जितनी जल्दी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आगे फ्यूचर में आपको कंपाउंडिंग का उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है, तो बता दूं। सपोज अगर आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किए हैं और 10% का मिनिमम सालाना इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल बाद आपको 1,10,000 रुपये मिलेंगे। और आपका वही 1 लाख 1 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, तो अब 2 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पर नहीं, बल्कि 1,10,000 पर मिलेगा। और 2 साल बाद आपका रिटर्न 1,21,800 के करीब होगा। मतलब इंटरेस्ट 20,000 से ज़्यादा, क्योंकि 1 साल के बाद उस 10,000 का इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं और इसको 8th वर्ड ऑफ वंडर भी कहा जाता है। तो इस तरह हर साल आपका पैसा मल्टीप्लाई होता चला जाता है, फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप अपनी सेविंग्स 20 या 25 साल की एज से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन आप करोड़पति भी बन सकते हैं।
अब बात करते हैं आपको अपनी सैलरी का कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए या मंथली बजट कैसा होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। आप ये सेविंग या इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी एज पर भी डिपेंड करता है कि कितनी एज में आपको कितना अमाउंट सेव या इन्वेस्ट करना है और कितना अपने खर्चों पर इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए अगर आपकी एज 20 या 22 साल है तो आपको 50-30-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। अब इसका मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 50% अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च करना चाहिए। अब बेसिक नीड्स वो होती हैं जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ़ोन, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, घर का रेंट या होम लोन की EMI। ये बेसिक नीड्स हैं और इसके अलावा भी आपकी बेसिक नीड्स हो सकती हैं जो आपकी ज़रूरतों के अनुसार डिसाइड होती हैं। अब सेकंड कैटेगरी है वांट्स की। अब नीड्स और वांट्स में ये अंतर है कि वांट्स कोई भी बेसिक नीड्स नहीं है और ये आपकी विश हो सकती है, जैसे कि कार। अब आप कार के बिना भी रह सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से काम चला सकते हैं, तो इसमें आपकी लग्जरी लाइफ के आइटम्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि कार, हॉलीडे टूर या वैकेशन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आदि। इसमें आपको अपनी सैलरी का 30% ही स्पेंड करना चाहिए। अब थर्ड कैटेगरी आती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है और जो आपके फ्यूचर के गोल्स को डिसाइड करती है और फाइनेंशियल सिक्योर करती है। तो इसमें आपको अपनी सैलरी का 20% सेव करना है और उससे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए आपकी इनिशियल स्टेज में आप फ्रेशर से जॉब स्टार्ट करते हो और आपकी सैलरी 20,000 है, तो आपको अपनी बेसिक नीड्स में 50% यानी कि 10,000 रुपये स्पेंड करने हैं, अपनी बॉन्ड्स पर 30% यानी कि 6,000 और सेविंग्स पर 20% यानी कि 4,000 रुपये स्पेंड करने हैं। अब इसमें हमें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की ओर ज़रूर फोकस करना चाहिए और उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज या कोई और भी ज़रूरी गोल हो सकता है, अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि FD, RD, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, नेशनल पेंशन सिस्टम इत्यादि। तो अपनी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 5 साल बाद 50,000 हो जाती है तो आपको सेविंग्स का पार्ट बढ़ाना चाहिए, ना कि नीड्स या वांट्स का। जैसे कि बेसिक नीड्स का पार्ट आपको 40% कर देना चाहिए, वांट्स को 20% और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को 40% कर देना चाहिए। इसका मतलब आपको 20,000 अपनी बेसिक नीड्स पर, 10,000 अपने वांट्स पर और 20,000 सेविंग्स पर खर्च करना चाहिए। अब इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये रूल फॉलो करने के लिए एक डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए और हर मंथ उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी हम फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको स्ट्रिक्टली स्टार्ट में 20% सेविंग करनी ही करनी है, आप ये सेविंग 10% से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करनी चाहिए। अब ऐसे ही 10 साल के बाद आपको ये रेशियो 30-20-50 रखना है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी आपको अपने इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी बढ़ाना चाहिए। तो हमें इस तरह से अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बेसिक नीड्स और वांट्स को मैनेज करना चाहिए। अब हमें इन सेविंग्स के अलावा अलग से एक सेपरेट इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड क्यों? तो मान लीजिए किसी रीजन से इन फ्यूचर कभी आपकी जॉब चली जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस समय यही इमरजेंसी फंड आपकी हेल्प करेगा। तो इसको कितना सेव करके रखना चाहिए? ये आपकी सैलरी का 3 गुना होना चाहिए या हो सके तो 6 गुना ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि आपकी 3 मंथ की सैलरी होनी चाहिए, 6 मंथ की सैलरी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे आपका 6 महीने का खर्चा कम से कम चल सके। इसको आप अलग से FD में सेव करके रख सकते हैं। अब हमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग एसेट्स और लायबिलिटी को भी समझना होगा। तो अब एसेट्स क्या होते हैं?
एसेट्स वो होते हैं जो हमें पैसा देते हैं, मतलब आप पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो आपको बदले में पैसा दें, जैसे कि गोल्ड, घर, गवर्नमेंट बॉन्ड, एफडी या स्टॉक्स। तो अगर आप इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में इनकी वैल्यू बढ़ती है और ये आपकी अर्निंग का सोर्स भी बन सकते हैं। तो इन सभी को हम एसेट्स की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज़, अब लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो लाइबिलिटीज़ वो होती है जिसमें आप अगर पैसा लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट घटती है या फिर एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, जैसे कि लग्जरी कार, मोबाइल, कपड़े, लोन, कोई कर्ज। इनमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो वक्त के साथ इनकी कीमत घटती जाती है और एसेट्स की कीमत टाइम के साथ बढ़ती जाती है, जो कि उल्टा है। अब जान लेते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी किस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये 80:20 के रेशियो में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो 100 में से 80 रुपये के आपके एसेट्स में खर्च होने चाहिए और 20 रुपये ही लायबिलिटीज़ में खर्च होने चाहिए। मतलब ये कि लायबिलिटीज़ कम से कम होनी चाहिए। तो इस तरह हमें अपने मंथली बजट को प्लान करना चाहिए और सही फंड एलोकेशन करना चाहिए। इसके लिए एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक बड़ा अमाउंट फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। अब हमें महंगा लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का कितना यूज करना चाहिए और कब और कैसे यूज करना चाहिए, और फाइनेंस से रिलेटेड और भी दूसरे टॉपिक्स आगे आने वाले वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।